ओम कल्याण मार्ग का पथिक भाग संख्या 27 जालंधर आर्य समाज में पहला व्याख्यान। देवराज जी यद्यपि आयु में मुझसे छोटे हैं, किंतु आर्य समाज में पहले प्रविष्ट होने के कारण वह मेरे जेठे आर्य भाई हैं। फिर भी उस समय उनका समाज लड़कों का समाज ही समझा जाता था। मैं मुख्तारी की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर 1 वर्ष काम भी कर चुका था। मैं इसीलिए बुलाया गया था कि मेरे व्याख्यान को सुनकर सर्वसाधारण यह समझ लेंगे कि अब गृहस्थ व्यावहारिक पुरुष भी समाज में सम्मिलित हो रहे हैं। मेरे व्याख्यान का विज्ञापन दिया गया। कपूरथला राज के वकील खाने के सामने से जरा आगे चलकर मुरलीमलपुरी की धर्मशाला प्रसिद्ध थी। उसी को किराए पर लेकर आर्य समाज के अधिवेशन प्रति आदित्यवार को हुआ करते थे। मेरा व्याख्यान भी वही हुआ। व्याख्यान का विषय था बाल विवाह के दोष और ब्रह्मचर्य की महिमा। भाई देवराज जी की मनोकामना सिद्ध हुई। बाबू मदन गोपाल, बाबा सलामत राय आदि वकील तथा अन्य बहुत से प्रतिष्ठित शिक्षित पुरुष व्याख्यान सुनने के लिए आए। स्थान ऊपर से नीचे तक श्रोताओं से खचाखच भरा पड़ा था। व्याख्यान भी कामयाबी से समाप्त हुआ, किंतु जब व्याख्यान के पश्चात चौमुहानी पर पहुंचे और कुछ वकील खड़े होकर मुझे व्याख्यान पर मुबारकबाद दे रहे थे, उसी समय देवराज जी के सिरत ने दूसरी ओर से मुझे बधाई दी। सुखी रहो जजमान। देवराज जी के पुत्र गंधर्वाज दी कुड़माई लाला भवानी दास मुंसब दी पुत्री नाल हो गई है। थुआनु बहुत बहुत बधाइयाँ। सिरत बेचारा अभी बधाई दे ही रहा था कि बाबू मदन गोपाल प्लीडर बड़े जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। वाह महाशय जी, मुझ पर तो आपके व्याख्यान का खूब असर पड़ा। वाह 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 वाह। बाबू मदन गोपाल की हंसी रुकती ही न थी। उनकी हंसी ने केवल सिरत जी को ही अचंभे में न डाला, प्रत्युत रास्ते चलतों को भी रोक लिया। पाठक हैरान होंगे कि बाबू मदन गोपाल जी की हंसी पागलपन की हद तक क्यों पहुंच गई। बात यह थी कि उस समय देवराज जी के बड़े पुत्र चिरंजीव गंधर्वराज की आयु शायद 1 वर्ष की थी और लाला भवानी दास बीए मुंसिफ की पुत्री की आयु 1.25 वर्ष की। मैं और देवराज जी तो इधर बाल विवाह को रोकने और ब्रह्मचर्य का प्रचार करने में लगे हुए थे, और उधर उनके पिता राय शालिग्राम जी 1 वर्ष की आयु के अपने पोते की सगाई 1.25 वर्ष की लड़की के साथ करने के शुभ कार्य में निमग्न थे। इस पर किसी दर्शक को जितनी भी हंसी आती थोड़ी थी। बाबू मदन गोपाल तो हमारी हंसी उड़ाते हुए विदा हुए और मैं तथा देवराज जी बहुत लज्जित और उदासीन होकर घर को लौट आए। किंतु हो क्या सकता था, उस समय मौनावलंबन ही करना पड़ा। यहाँ कालक्रम की विधि का अनुसरण छोड़कर मैं इतना लिख देना आवश्यक समझता हूँ कि जब लड़के और लड़की दोनों की आयु 14 व 15 वर्ष तक पहुँची और समधी ने विवाह पर जोर दिया, तो देवराज जी के दृढ़ रहने पर और यह कहने पर कि मैं अपने पुत्र का विवाह 25 वर्ष की आयु से पहले कदापि न करूँगा, वह नाता टूट गया और चिरंजीव गंधर्वराज का विवाह पूर्ण युवावस्था में ही एक सुयोग्य विदुषी देवी के साथ हुआ। उपर्युक्त पहला व्याख्यान सुनकर मैं फिर वकालत परीक्षा की तैयारी के लिए लाहौर चला गया। एक दृढ़ आर्य सामाजिक मित्र। लाहौर में उन दिनों शिवनारायण अग्निहोत्री के उर्दू व्याख्यानों की धूम थी। उन्हीं दिनों आलाराम भी आर्य समाज के शरण में आया था और कवित्वों, सवैयों और दोहों में अपने व्याख्यान लिखकर दिया करता था।
हमारे डेरे में इन दोनों के व्याख्यानों के संबंध में बड़ा मनोरंजक विवाद हुआ करता था। महाशय रामचंद्र तो कट्टर आर्य सामाजिक होने के कारण आलाराम को आसमान पर चढ़ाते थे और अग्निहोत्री को अपने धर्म का विपक्षी होने के कारण अयोग्य बतलाते थे, और रायजादा भक्तराम अधिकतः महाशय रामचंद्र को खिजाने के लिए अग्निहोत्री की बहुत प्रशंसा करके आलाराम को तुकबंद की उपाधि दिया करते थे। यह विवाद यहाँ तक बढ़ा कि महाशय रामचंद्र जी की संज्ञा ही आलाराम हो गई। सांसारिक यश की ऊंची कामनाएं। मद्य मांस का सेवन सर्वथा त्याग करने के कारण मेरी बुद्धि में स्थिरता फिर से दृढ़ होने लगी थी। इसलिए वकालत की तैयारी शुरू करते ही विचार अधिक उच्च होने लगे। लॉ कॉलेज अर्थात कानून की शिक्षा का विद्यालय उस समय अलग न था। गवर्नमेंट कॉलेज के ही एक कमरे में डिस्ट्रिक्ट जज मिस्टर E.W. पार्कर प्लीडरी परीक्षा के उम्मीदवारों को व्याख्यान दिया करते थे और मुख्तारी क्लास लाला लालचंद्र जी के सुपुर्द था। पार्कर साहब का नाम तो कुछ विद्यार्थियों ने पाड़ खां अर्थात फाड़ खाने वाला रखा था, क्योंकि वह आदमी के गले ही पड़ जाया करते थे, और कुछ उन्हें पाटे खां की उपाधि देते थे, क्योंकि साहब बहादुर अपनी योग्यता के दिखलावे में भी थे। लाला लालचंद्र ये बड़े सुशील तथा सादे आदमी थे। यहाँ तक कि सिवाय नीची आंख करके व्याख्यान देते जाने के यह कभी भी किसी विद्यार्थी पर दृष्टि डालते नहीं देखे गए। तीसरे लाला सरदारी लाल गवर्नमेंट कॉलेज के क्लार्क थे, जिनको डॉक्टर लाइटनर की कृपा से मुख्तारी क्लास की रीडरी के लिए 50 रुपये मासिक मिलते थे। इनकी कहानी विचित्र थी। तहसीलदारी इन्होंने पास की, प्लीटरी भी इन्होंने हस्तगत की, किंतु रहे जन्म भर क्लार्की की मेज पर ही कलम घिसते। एक बार ये डिविजनल जज के क्लार्क ऑफ द कोर्ट बनाकर भेज दिए गए थे, जहां से शीघ्र मुंसिफ बन जाने की संभावना थी, किंतु अपनी कॉलेज वाली मेज और चपरासी के कमरे वाला ललेरा अर्थात तंबाकू पीने का नारियल, ऐसा याद आया कि 15 दिनों के पश्चात मुंसफी आदि को जवाब देकर लौट आए। इन्हें कानून वानून तो कुछ आता जाता न था, केवल किताब पढ़ते जाते थे। विद्यार्थियों ने आपसे प्रश्न पूछना शुरू किया। लाला सरदारी लाल जी पहले तो बहुत घबराए, किंतु अंत को छुटकारे का मार्ग ढूंढ ही लिया। जब कभी कोई विद्यार्थी प्रश्न करता तो आप उत्तर देते, भाई मैं लेक्चरर नहीं हूँ कि प्रश्नों के उत्तर दूं, मैं तो रीडर अर्थात पाठ करने वाला हूँ, जो पढ़ता जाऊं सुनते जाओ। विद्यार्थी भी यहाँ हार खा गए। हमारी पढ़ाई में हॉलैंड्स जूरिस्प्रूडेंस भी था। यह अंग्रेजी धर्मशास्त्र का ग्रंथ बड़ा कठिन था। मिस्टर पार्कर उस पर किए प्रश्नों के उत्तर में बड़े चकराया करते थे। एक दिन एक विद्यार्थी के प्रश्न पर आज्ञा लेकर मैंने संतोषजनक उत्तर दे दिया। मिस्टर पार्कर ने मुझसे प्रमाण पूछा। मैंने बेंथम और ऑस्टिन आदि प्रसिद्ध धर्मशास्त्रज्ञों के प्रमाण पेश किए, जिस पर एक ओर तो मेरे कुछ सहपाठियों ने गोल या बाग में बैठकर मुझसे हॉलैंड्स जूरिस्प्रूडेंस समझना आरंभ कर दिया, और दूसरी ओर पार्कर साहब ने लॉ क्लास के विद्यार्थियों की एक वागवर्धिनी सभा खोल दी, जिसका मुझे प्रधान बनाया। यहाँ प्रश्न यह होगा कि अन्य विद्यार्थियों से अधिक धर्मशास्त्र की पुस्तकें मैंने क्यों पढ़ी। केवल यही पुस्तकें नहीं पढ़ी थी, परंतु प्राचीन रोम के कानून की पुस्तकें भी देखी थी। मुझे केवल इसी पर सब्र न था। जालंधर के बाबू देवी सिंह प्रसिद्ध वकील थे, वह मेरे मित्र थे। उनके द्वारा उनके भाई बाबू दसबंधी राय जी से परिचय हुआ। बाबू दसबंधी राय लाहौर चीफ कोर्ट में वकालत करते थे और उनका कानूनी पुस्तकालय बहुत बड़ा था। मैंने उसमें से सब हाई कोर्टों के रिपोर्टों को पढ़ना आरंभ कर दिया, अर्थात न्यायाधीशकृत धर्मशास्त्र को भी राष्ट्रीय व्यवस्थापक सभा अर्थात लेजिस्लेटर कृत धर्मशास्त्र के साथ पढ़ना आरंभ किया। यहाँ यह पूछा जा सकता है कि जब मुझे परीक्षा ही देनी थी तो जो पुस्तकें उसके लिए नियत थी उन्हीं पर बस क्यों न की।
इसका कारण यह था कि उस समय मैं अपने अंतःकरण में कुछ और ही निश्चय कर चुका था। मेरा व्यावहारिक उद्देश्य उस समय मन में यह दृढ़ हुआ था कि किसी समय चीफ कोर्ट लाहौर की जज की कुर्सी पर बैठूं। इस उच्च उद्देश्य ने मुझे इस सारे साहित्य की ओर खींचा जो मेरे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो सकता था। संवत 1942 के मार्गशीर्ष अर्थात सन 1885 ईस्वी के अंत तक इस उद्देश्य ने मुझे बांध रखा। उस समय के बाद उद्देश्य में कैसे परिवर्तन हुआ उसकी कथा समय आने पर सुनाऊंगा। बड़ी छुट्टियां उन दिनों आषाढ़ अर्थात जुलाई में आरंभ होती थी। उस समय तक मैं प्रत्येक सप्ताह आर्य मंदिर तथा ब्रह्म मंदिर में नियम पूर्वक जाता रहा। विशेष व्याख्यानों में भी सम्मिलित होता रहा। इसके अतिरिक्त सारा समय कानूनी किताबें याद करने तथा विशेष पुस्तकों के पढ़ने में लगाता रहा। मेरी स्मरण शक्ति का अपने सहपाठियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता था। सायंकाल के भ्रमण में मैं किसी एक विषय की पुस्तक का मतलब कहानी की तरह सुनाना आरंभ करता और मेरे 10-15 साथी सुनते जाते। वागवर्धिनी सभा भी बड़ा काम करती रही। यद्यपि मिस्टर पार्कर के नाम रखे गए थे, तथापि विद्यार्थियों के अधिकारों का वह आदर करते थे। जब कभी हमारे अधिवेशन में आते तो सभापति को अपना आसन न छोड़ने देते और स्वयं बेंच पर बैठकर विवाद में भाग लेते। वह दिन अच्छे ही व्यतीत हुए क्रमशः।